इक्वेटर रे आते हम दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले आपने ये लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, आप 10th भी पढ़ते हैं, फिर आप 12th भी पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक। तो उसके इसमें रिफ्लेक्शन, पहला पार्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन, सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। फिर उसमें हम लोग लेंस और प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें बेटा रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक। फर्स्ट पार्ट आप पढ़ते हो क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की मीनिंग होती है अगर कोई भी रे आ रही है किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से इंसिडेंट होने के बाद तो रिटर्न बैक सेम मीडियम में अगर जाती है, अगर इंसिडेंट होने के बाद फिर से रिटर्न बैक सेम मीडियम में जाती है बेटा, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन कह लेंगे। क्या बोलेंगे इसे, रिफ्लेक्शन कह लेंगे, ठीक। तो रिफ्लेक्शन में रे आपकी इंसिडेंट होगी, वो सेम मीडियम में क्या करेगी, रिटर्न बैक होगी, ठीक। तो अगर सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो रही तो उस केस में हम लोग उसे टर्म देंगे क्या, रिफ्लेक्शन कह लेंगे। क्या कहेंगे उसे, रिफ्लेक्शन। अगर एक मीडियम से आई और वो सेकंड मीडियम में इंटर करती है तो इसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में रिफ्लेक्शन को आप परावर्तन पढ़े होंगे और रिफ्रैक्शन को आप अपवर्तन पढ़े होंगे, ठीक। हिंदी में जब रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। हमने फेंका बाल, वाल से टकरा के वापस आ गया, तो ये रिफ्लेक्शन वाली कहानी होगी, सिमिलर टू, ठीक। अगर आपने बाल को फेंका और इसको क्लास करके आगे निकल गई तो क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन की कंडीशन होगी, ठीक। तो ऐसे ही आप यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको क्या हो रही है, लाइट आ रही है किसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद फिर रिटर्न बैक सेम मीडियम में अगर जा रही है तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे उसे, रिफ्लेक्शन कह लेंगे। क्या बोलेंगे उसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह लेंगे। और अगर आपका क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट हो जा रही है तो इसे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। रिफ्रैक्शन में अपने यहाँ जो पढ़ना होगा वो आपका एक तो किस पे, प्रिज्म आपने पढ़ेंगे, ठीक। फिर हम लोग क्या लेंसेज पढ़ेंगे, तो वो चीजें आपकी वहां पे होगी। और यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन एट क्या, प्लेन सरफेस, एट किस पे, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समय लीजिए। एक वजह से हम लोग प्लेन सरफेस पे बात करते हैं, किस पे बात करेंगे, प्लेन सरफेस पे। तो उस केस में लाइट है, ये मान लो रिफ्लेक्टिव सरफेस आपका है, इसे हम लोगों ने नॉर्मल कंसीडर कर लिया। क्या कह लिया इसे, नॉर्मल कह लिया, ठीक। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। रे आपके आके इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट से यानी फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक चली जाएगी। क्या करेंगे वो, रिफ्लेक्ट बैक चली जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। ये सारी चीजें आपने हाई स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। क्या बोलते हैं इसे, इंसिडेंट रे। इसे बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और आपका हो गया नॉर्मल हो गया, ये आपका हो गया बेटा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। रिफ्लेक्शन के केस में वो आइदर प्लेन सरफेस हो या बेटा कर्व सरफेस हो, दोनों ही कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ऑलवेज इक्वल होता है। सरफेस आइदर क्या, प्लेन और कर्व्ड, सरफेस या प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, आवाज पहुंच जा रही है ना, बहुत लोग नहीं है, पहुंच जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन की जब बात करेंगे आइदर कर्व सरफेस हो और प्लेन सरफेस हो, बोथ कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ऑलवेज वो इक्वल होगा। यानी एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी हो गई, ये ऑलवेज रहता है बेटा, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये दोनों में काम करता है फिलहाल, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं कि रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होगी जब हम लोग किस पे, प्लेन सरफेस पे डिस्कस करेंगे तो, ठीक। ये प्लेन दूसरी चीजें होती है, जब भी कोई भी रिफ्लेक्शन होगा बेटा तो उस केस में जो स्पीड आपकी होती है लाइट की वो रिमेन सेम रहेगी, ठीक। अगर आइडियल रिफ्लेक्शन है, वैसे आइडियल होता नहीं है कोई, आइडियल रिफ्लेक्शन है तो इंटेंसिटी भी रिमेन सेम होती है, बट आइडियल होता नहीं। जब भी रिफ्लेक्टिव सरफेस इंसिडेंट होता है थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो इसलिए इंटेंसिटी स्लाइटली डिक्रीज करती है। लेकिन जब हम लोग स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि वो आइडियल कंसीडर करके किया जाता है, तो बोला जाता है इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक, ऑल आर क्या, एंड स्पीड ऑल आर सेम एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की दोनों क्या रहेगी,
सेम सेम, बट प्रैक्टिकली इंटेंसिटी स्लाइटली डिक्रीज करती है। ठीक, प्रैक्टिकली क्या करेगी, स्लाइटली डिक्रीज करती है, क्योंकि कोई भी सरफेस आइडियल रिफ्लेक्टर नहीं होता है। ठीक, आइडियल ना होने की वजह से थोड़ा बहुत आपका क्या होगा, वहां पे एडजस्टमेंट हो जाती है इंटेंसिटी की। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब बात आता है अगर कर्व सरफेस है, तो प्लेन की कहानी थी हम लोग की। अब कर्व में हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे आगे, एक कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। हाँ बेटा बंद कर दीजिए। ठीक, तो एक हमारा क्या होगा, प्लेन होगा, और दूसरा क्या होगा आपका बेटा, कर्व होगा। अब कर्व में यहाँ दो टाइप का बना, दो टाइप के कर्व सरफेस आपको दिखाया जा रहा है बेटा। ठीक, बोला ये जा रहा है इनमें से, ये दोनों जो कर्व सरफेसेस हैं, इनमें से कौन सा जो सरफेस आपका होगा, दोनों हमारे कर्व है ना, तो इन दोनों कर्व सरफेसेस में इनमें से कौन सा सरफेस कॉन्वेक्स कहलाएगा, कौन सा कॉनकेव होगा, कितने लोग बताएंगे, हाथ उठाना है। इनमें से बेटा कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, विच इज कॉन्वेक्स एंड विच इज कॉनकेव। चलो आप बता दो। पहला और दूसरा सहमत है इनके आंसर? आप लोग भी ऐसा कह रहे हैं बेटा? इनमें से पहला जो आपका है बेटा वो कैसा है, इसे कॉन्वेक्स कह लेंगे, क्या कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कह लेंगे। ठीक, तो एक कॉनकेव हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक, तो अगर कर्व सरफेस आउटवर्ड है जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कॉन्वेक्स, इनवर्ड है तो क्या कहेंगे आप, कॉनकेव कहेंगे। तो एक कॉनकेव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है। यहाँ भी जो चीजें फॉलो होती है वो चीजें यहाँ पे भी फॉलो होती है। ऐसा नहीं कर्व हो गया तो वहां पे एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आई और आर भी क्या रहेंगे आपके, एंगल आई यहाँ भी एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कितना होगा, क्या कंडीशन होगी, वो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, तो दोनों सिचुएशन यहाँ भी आपको फॉलो होती है, जैसे वहां था वैसे आपका यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा लिखा जाए। देखिए चैप्टर आलिए, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अंशिका, कौन है अंशिका, आप हो? आपकी पड़ोसी कहाँ रह गई? अच्छा शादी गई, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है भाई। हाँ हाँ, सबका वर्ग साइन तो नहीं गई थी, शायद साइन हो गया ना सबका। चल हाँ बेटा, मेला देखने नहीं, मेला देखने नहीं गया, तो सुबह जल चढ़ाने गया थे, जल चढ़ा चले। मेला अलग होता है, मेला मतलब हम मेला देखते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जाके जल चढ़ा है उसके बाद सीधा चले। अब मेला का पर्पज होता है कि हम जाएंगे वहां घूमेंगे, वहां जल से मतलब नहीं है, वो क्या, और ये दोनों वाले होते हैं, जल चढ़ा के घूमते हैं। ठीक, तो तीन टाइप के लोग जाते हैं, एक खाली घूमने, एक खाली जल चढ़ाना, और एक जल भी चढ़ाते हैं और घूमते भी हैं। ठीक, तो फिर आलो जैसा भी है। चलिए तो कहता हूँ बेटा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला हेडिंग करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन LECTION, हाँ, अगर वापस आ रही है तो इलेक्शन, और दूसरे चली गई तो रिएक्शन। ठीक, अगर रे टकराने के बाद रिटर्न बैक हो रही है तो इलेक्शन, रिफ्लेक्शन, और टकराने के बाद सेकंड मीडियम इंटर कर गई तो रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लिखिएगा व्हेन ए बीम ऑफ लाइट when a beam of light is incident
when a beam of light is incident when a beam of light is incident on a polished interface on a polished। बेटा फॉर्म कितने लोग भर दिए हैं? फॉर्म आ चुका है, तो कृपया सभी लोग टाइमली भर दीजिए। बाद में कभी पता लगा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कभी नेट इश्यूज हो गया, कभी कुछ है, तो इसलिए सेफ जोन में भर दीजिए, तो आपको सेंटर भी पास में मिलेगा। नहीं तो मिलेगा बस्ती डालेंगे तो पहुंच जाएगा क्या, कलवारी के उधर वाले स्कूल में पिछली बार गया था। ठीक, यहाँ से 28-30 किलोमीटर दूर, ठीक, कहलाएगा तो बस्ती, बट वहां जाने के लिए ना तो आपको व्हीकल कोई मिलेगी और फिर आप 2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए पैसा उतना ही लगेगा, इससे पहले बाद में सस्ता हो जाएगा तो फिर कम लगेगा। ठीक, तो इसलिए सभी लोग टाइमली अपना फोटो तो खिंचवा के, फोटो विथ डेट एंड नेम एंड डेट के साथ फोटो खिंचवा के सभी लोग अपना टाइमली फॉर्म भर लीजिए। ठीक, क्योंकि बाद में भरने पर ही होता है कि अगर कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगर 150 लोग बचते हैं तो दूसरे शहर भी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन ना हो कि तैयारी किया था बस और पहुंच गया क्या फैजाबाद और लखनऊ और दिल्ली है। ठीक, तो आपका टाइम नुकसान होता है। और घूमने का पर्पज हो तो अंडमान निकोबार डाल दो, है ना, समुद्री यात्रा करके दे आना। ठीक, तो वो भी है। ठीक, चलिए, तो लिखिएगा क्या लिखा बेटा, पॉलिश इंटरफेस लिखिए, इट इज थ्रोन बैक इन पॉलिश्ड सरफेस, इंटरफेस कर लो या सरफेस कर लो, इंटरफेस, पॉलिश्ड इंटरफेस लिखिए, इट इज थ्रोन बैक या रिटर्न बैक कह लेते हैं, इट इज थ्रोन बैक in it is thrown back in same medium, thrown back in same medium, thrown back in same medium। हो गया, उसी मीडियम में क्या करेगा वो वापस आ जाता है, थ्रोन बैक इन सेम मीडियम। ठीक है, ठीक, अगर सेम मीडियम में बेटा वापस आ जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा आप लोग थोड़ा टाइम से आ जाया करो, है ना, आज लेट हो कि ऐसे रोज आ जाते हो? आज लेट किसी को क्या साइन नहीं हुआ? तो हम लोग तो टू व्हीलर वाले हैं, कौन से ट्रैफिक से मतलब है, पैदल वाले हैं, है ना, तो फोर व्हीलर वालों को दिक्कत होती है, यहाँ काटे उससे गलत भाग आएंगे। अच्छा, तबियत खराब है, चलो ठीक है। तो उससे क्या रहता है बेटा, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नीचे लिखिएगा, कलर पेन से एरो लगा के नोट करिए, आपको पूछा जाना यही है, और डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। लिखिए, इन रिफ्लेक्शन देखना, फ्रीक्वेंसी, कलर पेन होगा तो कलर पेन यूज कर लीजिएगा। इन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी, कामा स्पीड एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कामा स्पीड and wavelength do not change, frequency, speed and wavelength do not change, but phase change, but phase change may occurs depending on the nature of reflecting surface, depending on the nature of reflecting surface। इंटेंसिटी बेटा इसलिए नहीं इंक्लूड किया जाता है ना कि अगर वो आइडियल है
तब तो कांस्टेंट रहेगा। अगर सरफेस आइडियल नहीं है तो वहां पे स्लाइडली डिक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग वहां पे इंटेंसिटी अगर आप लिख दिए कांस्टेंट है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी आइडियल होनी चाहिए। वो इसीलिए समझा दिया आपको, अगर आइडियल रहेगा तो इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, बट अगर आइडियल नहीं है तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। हाँ, अभी आगे आप पढ़ेंगे एक स्प्रिंग वाले केस में आपको वहां बताया जाता है सॉफ्ट रिफ्लेक्शन एट सॉफ्ट सर्फेसेस, रिफ्लेक्शन एट हार्ड सर्फेसेस। जब सॉफ्ट सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन होता है तो आगे इसके फेज में चेंज नहीं होती है, ठीक। लेकिन जब हार्ड सर्फेस से रिफ्लेक्शन होता है तो 180 का फेज डिफरेंस हो जाता है, ठीक। वो स्पेशली हम लोग ये पढ़ते हैं साउंड के केस में। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी साउंड और लाइट की क्या होती है, मैं हाँ नहीं, जैसे लाइट लाइट की कंडीशन हो रही है ना, जैसे लाइट की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, लाइट में जब जैसे आया, अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक। किसी एंगल पे होगा तो किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। लेकिन इसको जो हम लोग मेजर करते हैं, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस आपकी होती है, उसके नेचर लाइट के केस में 99% केसेस हमारे क्या होते हैं, वो चेंज हो रहे हैं। बट कंडीशन क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज की हमारे साउंड को भी रिलेट करती है काफी कुछ, तो वहां पे जब दिया जाता है तो एक हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस हम लोग वहां डिस्कस करते हैं। तो जब सॉफ्ट सरफेस पे होता है तो जो वेव जैसे जाएगी, जहां इंसिडेंट होगा अगला वो, जैसे अब पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, जहां भी वो इंसिडेंट हो रही है, अगर पॉजिटिव हाफ पे जाके वहां पे सरफेस मिल रहा है रिफ्लेक्टिंग, तो अगला नेगेटिव हाफ कंटिन्यूअसली फिर वैसे रिटर्न हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं फेज चेंज नहीं हुआ। बट हार्ड अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं फेज हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो इसलिए मे भी बोला जाता है, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट याद रखें लाइट के केस में मोस्ट ऑफ केसेस में होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, तो वहां पे कंपेरेटिवली हम लोग वो स्टडी करते हैं, इसलिए हाँ हाँ, तब वो आपको ऑलवेज रहता है। आगे लिखिए यार, नेक्स्ट। अब अगर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह लेते बेटा तो नीचे लिख लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने दो लॉ पढ़ा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले लिखिए, अब साथ में लिखना चाहो तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर लो, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर लीजिए। पहला कर लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है बेटा फर्स्ट लाइन से कह लेते हैं। पहले लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। दूसरा लिखिए यार, सेकेंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल lie on the same plane, lie on the same plane, lie on the same plane। तो lie on the same plane, ठीक। तो ये तो कंडीशन हो गया, कैसे हम तो दिखाएंगे, ठीक। तो डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना लीजिए, तीनों बना लीजिए छोटा छोटा। तीनों केस में एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, बराबर रहता है, ठीक। छोटा छोटा बना लीजिए।
किसी को क्या, ठीक, जो साइन अप होता है ना बेटा, क्योंकि हमारा जब आई जैसे बढ़ेगा वैसे हमारा क्या होगा, आर भी बता, साइन का एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन भी बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक, उसी को स्नेल्स लॉ आप कह लेते हो। अभी आगे पढ़ेंगे जब रिफ्रैक्शन, ठीक, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या, म्यू। तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली होता है कि एंगल की जो वैल्यू होती है वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। जब वहां पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में तो साइन म्यू n1 इंटू साइन आई इक्वल टू इंटू क्या होता है, साइन आर होता है। तो वहां पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1 या m1 n2 कह लेते हैं। ठीक, वो आपका रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। नहीं, यहाँ पे आई इक्वल टू आर सीधा होता है, वहां पे जब लेते हैं n इंटू साइन आई या साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी मीडियम के लिए वो कांस्टेंट होता है। वो वहां के लिए था, यहाँ के लिए नहीं बेटा। चलिए लिखिए बेटा, सब एडिट करेगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, हो गया। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, देखो मिरर से जब भी हम लोग इमेज बनाते बेटा ना, वो आपका रियल होता कि वर्चुअल। प्लेन मिरर से अगर इमेज आप बनाओगे तो रियल होगा या वर्चुअल, इरेक्ट होता है या क्या, इरेक्ट होगा या आपका कैसा, इन्वर्टेड। प्लेन मिरर है इन्वर्टर बनता है, मतलब घर में आप शीशे में चेहरा देखते हो तो पैर सर और पैर पैर दिखता है, ऐसा दिखता है क्या, तब कहाँ इन्वर्टर बोल रही हो। उसे हम लोग इन्वर्टर वहां बोलते हैं जहाँ पे वर्टिकल इन्वर्जन होता है। मिरर में हमारा क्या, लेटरल इन्वर्जन होता है, दाहिने वाला बाया दिखता है, बाया वाला दाहिना दिखता है, उसे लेटरल कहते हैं बेटा। ठीक, और यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इरेक्ट और क्या, इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब पैर सर पैर हो तब हम लोग इन्वर्टर कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो इमेज जो बनता है सपोज दैट मिरर है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये है कि आपने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अब यहाँ से अगर इसका रे आप डायग्राम दिखाएंगे तो एक रे सीधा सीधा जाएगा। अब सीधा जाने मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, जो भी नॉर्मली आकर मिरर पे इंसिडेंट होता है वो सेम उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक चला जाएगा, यानी वापस चला जाएगा बेटा ये। ठीक, और दूसरे को हम लोग उसी एंगल पे क्या करा दीजिए, और जिस एंगल पे जाएगा उस एंगल को रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब इनको अगर आप देखो, ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो जब भी दो रे डाइवर्ज होती है कभी भी आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेटा। अगर दो रोड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे तो कभी आगे एक्सीडेंट करेंगे क्या, उस पर चलने वाले नहीं, उनमें होगा। तो ऐसे जब डाइवर्ज होती है जो रे, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग हाइपोथेटिकली कहाँ ले जाते हैं, बैक साइड में ले जाते हैं। कैसा, बैक साइड में ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जहां पे जाके दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती नहीं बेटा, ये इसी को हम लोग इमेज कह लेते हैं। क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है यहाँ डायग्राम बनाने में थोड़ा सा डिस्टेंस अलग दिख रहा हो आपको, लेकिन प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जितना वैल्यू मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही वैल्यू मिरर से क्या होगा, इमेज का होगा। जो साइज आपकी ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज आपकी क्या होगी, उसके इमेज की होगी। लेकिन इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब आभासी।
वर्चुअल का मतलब क्या होगा? आभासी होगा, रियल नहीं होगा बेटा, ठीक। सेम डिस्टेंस पे सेम साइज का, ठीक। तो ये कंडीशन होता है हमारा, अगर प्लेन मिरर से इमेज को हम लोग फॉर्म करते हैं तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर विल बी ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट बट बिहाइंड द मिरर। कैसा होगा? मिरर के पीछे बनेगा। मिरर से कहाँ बनना है आपका? पीछे बनेगा। तो ये कंडीशन आपका होता है अगर हमारा प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो, ठीक। कभी भी प्लेन मिरर रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, याद रखिए। प्लेन मिरर से कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकते हैं। तो क्या मिरर से हम लोग रियल इमेज बना सकते हैं कि किसी मिरर से नहीं बना सकते? किस वाले से? कॉन्वेक्स से, कॉन्केव से। प्लेन तो आपने कह दिया नहीं बनता है, कॉन्वेक्स से नहीं बनेगा। मिरर में किस टाइप के मिरर से हम लोग रियल इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं? दोनों मतलब कौन? अच्छा जी जी, रियल बोल रहे क्या रखेंगे? रियल इमेज इज ऑब्टेन ओनली बाई क्या? कॉनकेव मिरर, नाइदर प्लेन ना कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और प्लेन से कभी भी रियल इमेज हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। हमेशा जो रियल इमेज होगी वो किससे होगी? कॉनकेव मिरर से ऑब्टेन होता है। तो याद रखिएगा आप, क्या कॉनकेव मिरर ऑलवेज गिव कौन सा इमेज? रियल इमेज, ठीक हो जाएगा। हाँ? अभी वो कर्व में पढ़ेंगे हम लोग, ये तो प्लेन में तो यही रहता है बेटा। कर्व में आपको अलग अलग पोजीशन जैसे इमेज कहाँ जाएगी तो कर्व में पढ़ेंगे, ठीक। तो लिखिएगा, क्या हेडिंग क्या है बेटा? लिखिएगा इसमें, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर during reflection, during reflection पहला पॉइंट लिखिएगा फर्स्ट, the image is always, the image formed is, during reflection पहला पॉइंट करना, the image formed is, जो इमेज बनेगा आपका, the image formed is always, image formed is always erect, erect मतलब सीधा होता है बेटा, always erect, comma virtual, virtual, virtual and exactly the same size, and exactly the same size as the object, as object, and image is formed, image is formed at, image is formed at same distance, same distance behind the mirror, behind the mirror as object is present, as object is present in front of the mirror, as object is present in front of the mirror, as object is present in front of the mirror। जितना मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा सामने, इमेज उतना ही क्या बनेगा बेटा? पीछे की तरफ बनेगा। क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम सेम होती है। ऐसे फोटो बना लो, फोटो बना के एक पॉइंट फिर लिखिए,
और एक ये भी बेटा मेजर पोर्शन कवर करता है आपका एग्जाम का। और ना तो बहुत टेढ़ा है ना तो बहुत आसान वाला है, एवरेज वाली कहानी वाली है। ठीक, तो थोड़ा सा साथ में क्वेश्चन वगैरह लगाते चलिएगा तो लग जाएगा सारा। अगर छोड़ देंगे, कहोगे एक महीना बाद लगाएंगे, तो फिर नहीं लगेगा। ठीक, इसलिए साथ साथ क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन करते चलिए। ठीक, हाँ, कहाँ से क्वेश्चन लगाएं? अरे आपके पास बुक नहीं है? ओके, बुक से अच्छा क्या हो सकता है। ठीक, जितना आपको ऑनलाइन उपलब्ध है वो सब कॉपी पेस्ट वाले हैं उन्हीं बुकों के, है ना। वहाँ कोई अलग से टाइप बैठ के नहीं बनाता नहीं है। बनाने वाला अगर 500 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डाल देंगे, कहेंगे अब ये मेरा वाला हो गया। ठीक, आप उठा देख लें 10 बुक, चाहे वो 10 क्या हो, आपकी अलग अलग पब्लिकेशन की बुकें हों, और चाहे 10 अलग अलग क्या है ऑनलाइन प्रोवाइडर है, सबके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ केसेस में कॉमन रहते हैं। हर लोग अपना नया करने के लिए 10-5 क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं, कभी डाटा बदल देंगे, कभी फोटो बदल देंगे, कभी कुछ कर देंगे, उससे मिला कभी लैंग्वेज बदल देंगे। ठीक, तो उस केस में कहेंगे अब ये मेरा वाला हो गया। इतना ही खाली होता है। ठीक है, चलिए हो गया, ये कंडीशन हो गया आपका बेटा रिफ्लेक्शन के लिए। अगला पॉइंट करेगा, मतलब जब रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होगा। कौन सा? लेटरल। लेटरल का मतलब दाहिने साइड वाला बाएं दिखता, बाएं वाला दाहिने। जैसे आप लोग कान में कुछ पहनते हैं, है ना, तो अगर उसके अकॉर्डिंग पहनेंगे तो पहनना होगा राइट में, पहना जाएगा कहाँ पे? लेफ्ट में। ठीक, तो वो उल्टा यानी लेटरल इन्वर्जन होता है, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट आपको दिखता है, बट वर्टिकल नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं सर पैर और पैर सर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो वही अगला पॉइंट एरो नोट करिएगा। बोलिए, देखिए, द इमेज फाउंड बाई प्लेन मिरर, द इमेज फाउंड बाई प्लेन मिरर, image found by plane mirror is image found by plane mirror is laterally inverted, laterally inverted, not vertically, underline कर लेना, not vertically, not vertically। laterally का मतलब समझ गया ना, दाहिने साइड वाला बाएं साइड दिखेगा बेटा, बाएं वाला दाहिने, लेकिन ऊपर वाला नीचे नहीं, नीचे वाला ऊपर वाला नहीं दिखेगा। ठीक, नॉट वर्टिकल। ठीक, चलिए ये कंडीशन आपका हो गया बेटा। अब अगला कंडीशन बनता है कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक, एक स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा और एक एंगल ऑफ रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन यहाँ से फिर अराइज करते हैं। और तीसरा जो होता है मिरर के बेस में हमारा, अगर अपना आप क्या इमेज देखना चाहते हो तो इसकी साइज से रिलेटेड क्वेश्चन डिजाइन होता है। ठीक, तो कंडीशन आपका बनता है अगर इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया जाए, जैसे जो रे आ रही जैसे भी आ रही उसे बेटा फिक्स कर दीजिए। अगर बोला जाता है मिरर को हम लोग रोटेट कर दे, मान लो मिरर को आप थीटा एंगल क्या कर दिया, घुमा दिया, क्या करेंगे? थीटा एंगल। अगर मिरर को घुमा देंगे तो बोला जाता है उसका जो इमेज बनेगा ना, क्या बनेगा? जो रिफ्लेक्टर रे जाके इमेज बनाएगा वो कितना एंगल घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा। इफ क्या इंसिडेंट रे रिमेन्स फिक्स्ड एंड मिरर विल बी टर्न थ्रू एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी टर्न बाई एंगल थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा। हाँ, 2 थीटा वाले हाथ उठाओ और थीटा वाले हाथ उठाओ और 3 थीटा वाले हाथ उठाओ। लिखते हैं ऐसे बेटा, जैसे ये ले लो, अब मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ऐसे इंसिडेंट हो रहा था तो पहले ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, पहला कंडीशन है। ठीक, जो भी एंगल रहा होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहा होगा। हमने क्या किया, इसको इमेज सेम रखा, इंसिडेंट रे में कोई चेंजेस नहीं किया, उसको फिक्स कर दिया। आपने मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया,
अपनी पोजीशन से मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया। कितना घुमा दिया? थीटा एंगल आपने घुमा दिया। ठीक, अब जब थीटा इसको घुमा रहे हैं ना, अब अवे घूम सकता है, टुवर्ड्स घूम सकता है। टुवर्ड्स घूमेगा तो ये बैंड इधर की तरफ होगा, अवे घूमेगा तो बैंड इधर की तरफ होगा। बेंडिंग हमें दिखानी है। ठीक, अब कहीं अवे घुमा के दिखा दे, टुवर्ड्स घुमा के दिखा दे, टुवर्ड्स में कब होगा, अवे में थोड़ा सा, अवे में जल्दी समझ जाएंगे। दोनों समझा देते हैं। चलो अब इसमें नॉर्मल ड्रा करोगे बेटा ना, तो नॉर्मल अगर ये थीटा घुमाया तो नॉर्मल भी कितना घूमेगा? थीटा घूमेगा भाई, नॉर्मल भी घूमेगा ना। अरे इसको इस पे नॉर्मल ड्रा करोगे तो अगर ये एंगल थीटा घुमा तो ये भी एंगल कितना घुमा? थीटा घुमा। अब रे के यहाँ वाला जो एंगल इंसिडेंट था वो आई माइनस थीटा हो गया। आई माइनस कितना हो गया? थीटा हो गया ना। अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो आई माइनस थीटा पे गया, तो यहाँ से जाने वाला जो रे होगा वो भी क्या? आई माइनस थीटा पे, ये वाला भी आई माइनस थीटा पे क्या होगा? ठीक, रिफ्लेक्ट होगा। आई की जगह आई इक्वल टू आर होता था, तो इसी को आर माइनस थीटा कह सकते हैं। कितना? आर माइनस थीटा आपका क्या हो गया? ये इधर की तरफ बन गया। अब देखो पहले क्या एंगल था? ये आई टोटल था और ये पूरा एंगल कितना था? आर था। यहां से बचा कितना? इधर वाला आई माइनस थीटा, यहाँ वाला आर माइनस थीटा, तो एंगल में कुल चेंज कितना हुआ? थीटा और ये थीटा, तो कितने का? 2 थीटा का हो जाता है। यानी कि अगर मिरर को आप चाहे टूवर्ड्स नॉर्मल चाहे अवे फ्रॉम नॉर्मल अगर शिफ्ट करते हैं, थीटा एंगल घुमाते रोटेट करते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा बेटा वो इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में 2 थीटा एंगल क्या करेगा? घूम जाता है, रोटेट हो जाएगा। क्या रहेगा? बात समझ में आई? ऐसे आगे घुमाओगे तो वो उसके बीच का डाइवर्जन और बढ़ जाएगा। ठीक, ये केस होता है। ऐसे पॉइंट करके लिख लो। ठीक है यार, देखिए इफ इंसिडेंट रे कीपिंग फिक्स्ड, उसे फिक्स रखा जाए। कीपिंग इफ इंसिडेंट रे कीपिंग फिक्स्ड द प्लेन मिरर इज कीपिंग फिक्स्ड, आगे लिखो द प्लेन मिरर इज rotated through an angle theta, then the reflected ray turn through the angle 2 theta, एंगल 2 थीटा। अगर टूवर्ड्स घुमाओगे नॉर्मल के तो टूवर्ड्स बेंडिंग होगा, अवे घुमाएंगे तो अवे बेंडिंग होगा। ठीक, याद आएगा बेटा? ये तो हो गया हमारा रोटेशन के बेस पे। दूसरा होता है अगर हमारी स्पीड की बात की जाए कि कोई भी मिरर है, अगर कोई प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर को फिक्स कर दो। मान लो ये प्लेन मिरर है बेटा, ठीक, आप वहां से उठे और वी वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहे हो। आप वहां से उठे, वी वेलोसिटी से मिरर की तरफ आप मूव कर रहे हो। ठीक, जब मिरर की तरफ आप मूव करेंगे तो पूछा क्या जाता है, जो आपका इमेज होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, एक कंडीशन। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बनता है बेटा कि अगर मिरर की तरफ किस वेलोसिटी से मूव करेगा उसका आंसर अलग होगा। कोई तीसरा ऑब्जर्वर है, ठीक, वो ऑब्जर्व कर रहा है तो अलग कंडीशन बनती है। अगर आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने इमेज को तो कंडीशन अलग बनेगी। जैसे मान लीजिए हम मिरर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम मिरर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा इमेज मिरर की तरफ वापस आएगा। मिरर की तरफ आएगा तो अगर इस मिरर को, जो हमारे इमेज को देखने वाला कोई यहाँ तीसरे से आप लोग आ रहे हो, हम ऑब्जर्वर हम देख रहे हैं, तो आप जितने वेलोसिटी से आओगे आपका इमेज मिरर की तरफ उतनी वेलोसिटी से आएगा। ठीक, हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी इमेज की जो वेलोसिटी होगी उतनी होगी जितनी आप वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहे थे। लेकिन अगर आप ही इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी वाली कहानी लगेगी। याद करो मोशन में आपको रिलेटिव वेलोसिटी बताया गया था। अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटीज के सम की डिफरेंस
अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है बेटा। अरे एक बस इधर जा रही थी, दूसरी बस इधर आ रही थी, तो क्या रिलेटिव होता था? b1 प्लस b2। अगर अपोजिट जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की वेलोसिटी दोनों के क्या दोनों सम के बराबर होगा, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, वो चीजें हमारा यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो हम लोग कह लेंगे बेटा क्या कंडीशन बनेगी, ठीक, उसके बेस पर रिप्रेजेंट कर, तो लिखिएगा अगला पॉइंट। बोले अब यहाँ तो चीजें होती है, ऑब्जेक्ट को अगर आप फिक्स करोगे तो मिरर को मूव कराएंगे, मिरर को फिक्स करेंगे तो ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, तो दोनों कंडीशन हम लोग बनाते हैं। दोनों में अगर एक फिक्स है तो रिलेशन जो आएगा वो सेम सेम आएगा। हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को मूव करा देते, मिरर को फिक्स कर लेते हैं। ठीक, तो कहिए ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दे, मिरर को मूव कराइए, जैसा आप लिखना चाहो। क्या लिखाया जाए? हाँ, रिजल्ट सेम आएगा। दोनों मूव करेंगे साथ साथ तब अलग आएगा, एक ही कोई मूव करेगा तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। किसको मूव कराए? दोनों वाला तो साथ में करेंगे ना, अलग से। चलिए लिखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज moving towards, if object is moving towards a plane mirror, if object is moving towards a plane mirror with velocity v, plane mirror with velocity v, and the mirror will be fixed, and the mirror will be fixed, and the mirror will be fixed. मिरर कैसा बेटा? फिक्स्ड है। देखिए then the image of the object, अब यहाँ पे पॉइंट थोड़ा ध्यान देना होगा, the image of the object moves towards mirror, moves towards क्या लिखा बेटा? मिरर with velocity, moves towards mirror with velocity v, with velocity v। ठीक, moves towards mirror with velocity v, but relative velocity of image, relative velocity of image with respect to object, relative velocity of image with respect to object, क्या हो जाएगा? with respect to object will be, कितना आएगा बेटा? भाई बी से इधर आया है, बी से इधर आ रहा है, तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? v प्लस v, दैट इज 2v। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2v। जैसे हम इधर आ रहे हैं, आप उधर से आ रहे हो, हम भी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, आप भी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, तो जो सेपरेशन है वो 20 से आपकी वजह से घट रहा है, 20 से हमारे वजह से घट रहा है, तो टोटल घट कितने से है? 40 से हो रहा है ना, तो डबल हो जाता है। तो 2b, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2b। हो जाएगा? तो भी पॉइंट कर लो, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तब बेटा, तब उस केस में 3 भी हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट बोले लिखिएगा, इफ मिरर एंड
and object, if mirror and object both are moving, mirror and object both are moving towards each other with velocity v, with velocity v, then relative velocity of image with respect to object will be 3v। अब यहाँ कैसे होगा, देखो ये एक से मूव करने का स्पीड भी हुआ था, अब ये भी मूव करेगा ना, तो ये भी उसके बीच से सेपरेशन को हटाएगा, तो एक बी और आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3b के बराबर आ जाएगी। समझ गए। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज मूव कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मिरर फिक्स था, तब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तब क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बेटा फाइंड कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए आगे लिखिए, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। अगर कोई भी लाइट आपकी इंसिडेंट होती है किसी प्लेन मिरर पे बेटा, इस पे प्लेन मिरर पे एंगल आई या एंगल थीटा जो भी आप लिख लो, ठीक, क्योंकि इंसिडेंट एंगल को हम लोग जनरली आई कहते हैं, तो बोला जाता है वो कितना डेविएशन सफर करेगा, कितना डेविएशन सफर करेगा। डेविएशन का मतलब अपने एक्चुअल पाथ से कितना मुड़ जाएगा, बताओगे। जैसे अगर कोई भी रे है, ये मान लो आपका मिरर था, ठीक, ये मिरर था, रे आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, मान लो नॉर्मल से इसने एंगल बनाया थीटा, ठीक, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, भाई रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट हुआ तो कितने एंगल पे, एंगल आई और आर बराबर रहता है, यानी यहाँ आई और आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो हम आई के टर्म में यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक, वो उतने पे रिफ्लेक्ट हो गया, यानी आई और आर दोनों आपस में इक्वल है, तो दैट मीन्स आई पे ही फिर से वापस आ गया, ठीक। अब ये कहा जा रहा है कि जो बेटा रिफ्लेक्टर रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गया, कितना झुक गया, कितना बेंड हो गया, क्या बोलोगे, उसी को डेविएशन यहाँ टर्म देते हैं, तो डेविएशन कितना होगा, वन एट्टी माइनस टू आई, ओनली टू आई, 180 माइनस आई या कुछ और। देखो अगर ये सरफेस नहीं मिलता तो ये रे कैसे जाता बेटा, सीधा सीधा जाता, सीधा सीधा जाता ना। अब जरा समझना, ये दोनों एंगल मिलके कितने हो रहे हैं, 2i, ये स्ट्रेट पाथ पे टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहां से हमें ये वाला एंगल चाहिए ना भाई, इसमें से 2i उसमें से माइनस हो रहा है, तो ये वाला जो एंगल बचा हुआ है 180 माइनस, इसे डेविएशन कहेंगे, इक्वल टू डेल्टा। बात समझ में आया, मतलब कोई भी रे है अगर किसी प्लेन मिरर या किसी भी मिरर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उसके रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो एक्चुअल पाथ से 180 माइनस 2i का क्या शो करेगा, डेविएशन शो करेगा, समझ गया। तो डेविएशन विल बी 180 माइनस 2i के इक्वल होता है। तो ऐसे पॉइंट बनाओ, तो छोटा सा डायग्राम बना लेना ऐसे, ठीक, तो आपको क्लियर फिर हो जाएगा। बोले देखिए, द डेविएशन सफर्ड बाय ये, द डेविएशन सफर्ड मतलब कितना वो करेगा, SUFFERED, सफर्ड बाय ये लाइट रे, डेविएशन सफर्ड बाय ये लाइट रे इंसिडेंट एट an angle, incident at an angle delta I, incident at an angle delta I is given by
is given by लिखिए डेल्टा डेविएशन डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू वाई। ठीक, तो डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा बेटा वो अपने एक्चुअल रे से अपने पाथ से 180 माइनस 2y का डेविएशन शो करेगा। हो गया। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं ना कि आई पे जा रहा था, आई पे चला आया तो अंतर कितना आया 2y। 2y नहीं होता है, अरे जा तो यहाँ रहा था ना, लौट के यहाँ आया। तो डेविएशन हमेशा ओरिजिनल रे से ली जाती है। डेविएशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑलवेज कहाँ से, ओरिजिनल रे से वो काउंट की जाती है। ठीक है ना। कल से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हाँ नहीं, हाई स्कूल का। हाँ सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल कल से स्टार्ट है बेटा। आज 16 है, कल 17 है। सीबीएसई बोर्ड 18 से है। आप लोग का भी 3 मई को है। हाँ ठीक, तो आप लोग भी अपने द्वंद्व के लिए क्या करें, अपने आप को तैयार कर लीजिए। ठीक, क्योंकि उस वाले द्वंद्व में तो सब निकल जाते हैं, या निकाल दिए जाते हैं, दोनों कह लो। आप वाले द्वंद्व में आप ही निकाल सकते हो, दूसरा नहीं निकालेगा, है ना। जैसे वहां मल्टीपल सोर्सेज भी मिल जाते हैं, कभी पड़ोसी का 2 अक्षर लिख लिया, कभी आत्मज्ञान हो गया, कभी उंगली दिखा दी गई, कभी कुछ हो गया। ठीक, हाँ आज एक नया ट्रेंड चला आजकल क्या कि गुरु दक्षिणा देते हैं बच्चे, हैं, और हमारे इतने नेक आचार्य जी लोग हैं जो बिक जाते 200 रुपये आते हैं, है ना। उनको तो फेल का देना चाहिए। और ठीक, लेकिन हाँ मतलब उनको 1 लाख सैलरी मिलती है, उससे नहीं वो है, पेट नहीं भरता है। 200 रुपये को अपने ईमान को बेच देते हैं और उस बच्चे से ज्यादा नंबर उसको दे देते हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है ना। ठीक, हाँ बेटा क्या हुआ, क्या बेटा। अगर ऐसा नहीं होता बेटा तो 35% लिखने वाला 75% पाता कैसे, या अरे जो कपियत लिखा हुआ है तो वही तो पाएगा। हाँ पता है, बम्बई बाबू कमा रहे हैं और यहाँ से 80% की वापसी मिल रही है। जो बेचारा रेगुलर पढ़ा है वो 65%, 70% पा रहा है, और जो वहां था वो आके क्या 80% पा जाता है। हाँ दुख हुआ। पड़ोसी 75 पा गया, बिना पढ़े। आता ही नहीं है। एक जमाना था जब 80% आते पा जाते तो मेरिट लिस्ट में नाम आता था। ठीक, चलिए फिलहाल आने के बाद अगले क्लास में पता चल जाता है क्या परसेंट वाले हैं और कितना ज्ञान वाले हैं, है ना। ठीक, हाँ गलती से माँ बाप को हो जाता है कि हमारा बच्चा तो इतने लायक है, और पता लगता है वो गड़बड़ हो जाता है। अरे उसमें नहीं रहते, उनके बाप लोग बड़े उसमें गर्व से बोलते हैं मेरा बच्चा इतना पाया है ना। हाँ और इसमें खाली कम पढ़े नहीं, बहुत पढ़े लोग भी मालूम है। ठीक, चलिए फिलहाल क्या रहेंगे बेटा। ज्यादा पाए ना, ये भी पॉइंट बोल देते हैं।
वो कहीं तो मंदिर जाते थे कम पड़ते थे, मतलब झगड़ा हो रहा तो लड़ते हैं, मतलब कोई वाह वो छोड़ते नहीं अपना ये। चलो ठीक, लिखो बेटा क्या करेंगे। हाँ चलिए ठीक, उनको भी मौका मिल जाता है। हाँ? ठीक है, बोला जाता है बेटा कि अगर दो मिरर है, किसी एंगल को इंक्लाइन कर दिया जाए, जैसे दो मिरर है आपको उसके बीच में क्या करें, इंक्लाइन कर दिया जाए, तो और किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रखेंगे कितने इमेजेस बनते हैं, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। जैसे दो प्लेन मिरर ले लो, एक कॉपी बुक दो बेटा, जैसे इनका ये बुक है ना, मान लो दो मिरर है, ये सपोज है ये हमारे दो मिरर, हमने थीटा एंगल पे क्या किया, इंक्लाइन कर दिया ऐसे, ठीक। बीच में कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट के कितने, हाउ मेनी मिरर इमेजेस विल यू फॉर्म, कि कितने इमेज आपके उसके बनेंगे, वो चीज हमें डिसाइड करना होता है, ठीक। सपोज दैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इमेजेस कितने बनेंगे इसके, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट विल पुट बिटवीन द टू इंक्लाइंड मिरर, ठीक। अगर दो इंक्लाइंड मिरर है उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो वहां से कितने इमेज उसके बनेंगे ये हमें बताना होता है, ठीक। तो लिखिएगा पॉइंट लिखिए सर, पॉइंट करके लिखो बेटा, ठीक है। इफ टू मिरर्स inclined at an angle theta are inclined at angle theta, then the total number of images जो टोटल नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे, इमेजेस बनेंगे, देन द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन द टू इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, इक्वल टू कितना होगा, अगर 360 बाई थीटा की जो वैल्यू है, यानी 2 पाई अपॉन थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा ऑड नंबर आएगा, क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, तो कितने बनेंगे, सोच लीजिए, अगर ऑड नंबर आता है तो कितने बनेंगे, और जैसे मान लो हमने यहाँ थीटा एंगल लिया, अब यहाँ पे पहला केस बनता है इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक। मान लो ये लिया आपने, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ऐसे कर लें, एन क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो इक्वल टू एन के होंगे, ठीक। जो इमेज बनेंगे वो 360 बाई थीटा बाई क्या 360 बाई थीटा के बराबर बनता है, ठीक। तो अगर ऑड नंबर है देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इक्वल टू क्या, एन, ये एन है बेटा। अगर 360 बाई थीटा इक्वल टू एन है तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे वो एन के बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा, ठीक। 360 बाई थीटा की जो वैल्यू है वो एन के हमारा क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, पहला केस। दूसरा
इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू जो n है ये इवन नंबर है, कितना है, इवन नंबर है। इवन नंबर में दो सिचुएशन से बनता है अगेन, ठीक। वैसे कुछ बुक मिल जाएगा आपको, बहुत सारे में नहीं मिल पाता है। अगर ऑब्जेक्ट उसके एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा गया है, किस पे, एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा गया है, तब वहां पे जब लेते 360 बाई थीटा -1 कर लेते हैं। अगर अदर देन एंगुलर बाइसेक्टर पे लेते हैं तो 360 बाई थीटा के तब बराबर लेते हैं। देखिए है आपके यहाँ कुछ, ये है या नहीं है, लो बताए। कर्व वाले में, प्लेन वाले में होगा, अगर होगा तो, नहीं तो मुश्किल है। चिल्ला दिखा दिए हैं, आप पूछे गए बेटा, नहीं है। लिखिए, लिखिएगा, क्या लिखिएगा बेटा, पहला पॉइंट लिखिएगा, डायग्राम ऐसे बना रखा था। 360 बाई थीटा इक्वल टू n, और n क्या है आपका, ऑड नंबर है। देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इक्वल टू n, 360 बाई थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। देखिए 360 बाई थीटा इक्वल टू इवन नंबर, यहाँ पे दो केस बनेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट एंगुलर बाइसेक्टर, किस पे, एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो बने ना बेटा, वो एकदम इनके एंगल के कहाँ पे, बीच में, यानी थीटा बाई 2 पे रखा जाए, उसे कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। वो जो लाइन होगी वो एंगुलर बाइसेक्टर कहलाएगी, ठीक। तो अगर वहां पे रखा जाए, इस केस में कहीं भी रखा रहे तो हमेशा यही बनता है, यहाँ चेंज नहीं होगा। अगर आठ आ रहा है, इससे 3 आया 5 आया तो वही बनेगा, उसमें चेंज नहीं है। लेकिन अगर आठ आ रहा है, इवन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तब उस केस में अगर एंगुलर बाइसेक्टर थे 360 बाई थीटा -1 कर लेना। अगर उसके अलावा कहीं है तो 360 बाई थीटा के बराबर वहां भी होता है, ठीक। तो वहां दो सिचुएशन बनता है, एंगुलर बाइसेक्टर, देन number of images formed equal to 360 by theta -1, ठीक। और बी होगा if object is present other than angular bisector, ठीक। then number of images formed मान लो इसको हम लोग m से दिखा दिया, तो m इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई, यहाँ दो सिचुएशन है और यहाँ हमेशा क्या रहेगा, ठीक। इवन में दो, आड में आपका क्या, एक ही कंडीशन है, ठीक। आड में वही, इवन में दो कंडीशन बनता है। जनरली किताबों में दिया जाता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन दी 360 बाई थीटा या 2 पाई बाई थीटा और 360 बाई थीटा -1। वो कब के लिए है, वो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किए गए हैं, ठीक। तो ये सिचुएशन आपका होता है बेटा।
समझ गया? ये तो कहानी होगी बेटा, इमेज क्या होगा कैसे होगा इसके बेस हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अब इन सब आता है, आपको अगर अपनी इमेज देखनी हो तो मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए बताया गया है। आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो आपके रिस्पेक्ट में मिरर की साइज आपके साइज के बराबर हो, आपके साइज का 2 गुना हो, आपके साइज का आधा हो या कुछ और हो। हा? कब? जब आप उसके पास इधर सट के खड़े होंगे। हाँ, जैसे मान लो मिरर हमने इतना बड़ा बनाया अपने हाइट के आधे के, तो हम इसे सट के खड़े होंगे तो पूरा दिखेगा कि? याद रखेंगे कि अगर आपको अपना कंप्लीट इमेज देखना है किसी मिरर में तो उस केस में आपको कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिनिमम जो साइज होती है मिरर की वो आपकी हाइट का हाफ होना चाहिए, और आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या लाई करने चाहिए। ठीक, जैसे आप घर में ड्रेसिंग टेबल आपका होता है तो आप अगर वहां छत के खड़े हो जाओगे तो जितना पोर्शन आपका बॉडी उसके टच में रहेगा उतना दिखेगा, बाकी पैर और ये सर हो सकता गायब हो जाए। अगर आपके सर के लेवल के है तो सर वाला दिखेगा, पैर गायब होगा खाली। बट आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हो तो आप देखते होंगे पूरा आपका सर से लेकर पैर तक दिखता है। ठीक, इसीलिए आपको, और वो भी कंप्लीट देखने के लिए जो मिरर का हाइट होता है टॉप लेवल वो आपके आई के लेवल के क्या हो, बराबर हो। ठीक, तब हाफ हाइट होने पे कंप्लीटली दिखता है। और अगर उससे बड़ा मिरर है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर नीचे रहेगा तो भी दिख जाता है। ठीक है, तो वो चीजें आपकी होती है। इसलिए पहले के टाइम पे या क्या अभी के टाइम पे भी जो आपका ड्रेसिंग टेबल के साथ मिरर लगा होता है आप देखते होंगे जो नॉर्मल मिरर होता है वो 3 फीट या उससे बड़ा लगाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आज की जनरेशन में डेली हम मोस्ट ऑफ 5 से 6 फीट के बीच में रह जाती हैं, कुछ बिलो 5 भी हो जाती है ना, क्योंकि जो छोटी होती है तो इनको दाल और दूध नहीं पसंद आता है। तब क्या खाते हैं, चटपटी सब्जियां और वो। हाँ, आज तक बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आगे, तब नहीं आते थे आपके टाइम पे। हाँ हाँ, तो आजकल नए नए ट्रेंड आ गए हैं ना मार्केट में, वो खाने लगे। अभी आपने तो बड़ा जो बनना था, अभी अगली जनरेशन और नन्ही मुन्नी आएगी। हाँ, ठीक, तो उसका कंडीशन क्या है? ठीक, भाई वो भी तो नहीं करते हैं ना। अच्छा, हाँ सर अकेले हंस रहा है। हाँ बेटा क्या करिए भाई? अच्छा, भाई लोग क्यों बढ़ गए? इन जनरल मम्मी लोग के दिन साथ में आ जाते हैं तो आप लोग। अच्छा, मम्मी लोग मतलब इस सत्ता में नानी नहीं आ गई होंगी, है ना? हाँ, नानी दादी वाला आ गया होगा। हाँ हाँ, तो एक्सेप्शन होता है कभी कभी। आप देखते करके मम्मी पापा दोनों छोटे हैं, बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं। ठीक, और बहुत सारे केसेस में मम्मी पापा बड़े हैं, बच्चे क्या छोटे रह गए। ठीक, समझते हैं ना? हाँ, जीन वाला समझते हैं सब। हाँ, लेकिन जीन के साथ साथ में क्या आपका बाकी डिफरेंस कर लेगा। हाँ, जेनेटिक पढ़े नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। फिलहाल यहाँ पे कैसे बनेंगे, हाइट क्या होगा, तो वो चीजें आपकी होती हैं। आगे कहेंगे बेटा जो साइज लिखे ऐसे पॉइंट के लिख लो। The minimum size of the mirror, minimum size of the mirror required to see the full image of a person is half the height of the person, is half the height of the person. हो गया, हाफ द हाइट ऑफ ए पर्सन। मिनिमम जो होता है हाफ होना चाहिए उसकी हाइट का, तब वो देख सकते हैं। उससे छोटा होगा तो कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा। ठीक है, और एक कंडीशन होता है, लिखिए नहीं ऐसे सुनिए। अगर मान लो ये आप मिरर यहाँ लगा है
पीछे वाली वॉल आप बीच सेंटर में हो, पीछे वाली वॉल की साइज आपको कंप्लीट देखनी है, तो कितना हाइट होना चाहिए? अगर आप सेंटर पे ऑब्जर्वर सेंटर पे है, एक वॉल में आपका मिरर है, बैक वॉल का आपको इमेज देखना है उसमें, तो उस समय मिरर की हाइट वॉल के रिस्पेक्ट में कितनी होनी चाहिए? अगर एक हाइट का वॉल है तो मिरर कितने हाइट की जरूरत पड़ेगी पीछे वाले वॉल की कंप्लीट इमेज आपको मिरर में देखने के लिए? ये अच्छा है। और लोग? हाँ, और कोई? एच बाई थोड़ा कम। आप कुछ बोल नहीं है, 2 गुना मतलब 2h। बढ़िया। क्या रखिएगा, अगर आपको बैक साइड वॉल का देखना है तो जो मिरर की साइज होती है बेटा फ्रंट वॉल पे जो लगी होगी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट h/3 का होता है। कितने का? h/3। लेकिन कंडीशन है ऑब्जर्वर विल बी प्रेजेंट बिटवीन बोथ क्या वॉल, सेंटर पे होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर सेंटर पे है और मिरर सामने लगा है, पीछे वाली वॉल की आपको क्या देखनी है? इमेज देखनी है कंप्लीट, तो इसकी मिरर की जो हाइट होनी चाहिए बेटा उस वॉल की हाइट का 1/3 होना चाहिए। जैसे अगर ये 12 फीट का है तो आपको 4 फीट का क्या होना चाहिए? यहाँ पे मिरर लगाना पड़ेगा, ठीक। और आप अगर क्या 6 फीट के हो तो आपको 3 फीट की जरूरत पड़ेगी अपना देखने के लिए, ठीक। हाँ, आपकी दीवार देखना था, तो दीवार देखेंगे तो h/3, अपना देखना है तो h/2 हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर से रिलेटेड जो आपको पॉइंट बनते हैं बेटा। अगला लिखेंगे स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर किसे कहेंगे बेटा? ऐसे मिरर जिनके रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारे स्फेरिकल होते हैं, मतलब कर्व्ड होते हैं, उन्हीं को हम लोग कह लेंगे स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे 2 टाइप आपको बताया गया था, एक कॉन्वेक्स और एक क्या कॉनकेव। देखो एक होगा हमारा क्या कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में जो हम लोग लेते हैं, चाहे आप ऐसे बना लो, ये कॉन्वेक्स से काम करेगा, ठीक। और दूसरा होगा ठीक, कॉन्वेक्स हो गया, दूसरा क्या होगा आपका कॉनकेव। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे कॉन्वेक्स वाले को, कॉनकेव वाला बनाओगे तो ये हो गया, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है जो इसके सेंटर से पास आउट होता है, पोल से क्या आ रहा है, इसी को पोल कह लेते हैं हम लोग। तो पास होने वाला जो होता है इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह लेते हैं। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कह लेते हैं। अब जब हम लोग कर्व्ड मिरर की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे आएगा फोकस, ठीक, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो ये कुछ टर्म्स आते हैं तो उनको हम लोग कहेंगे, तो लिख लीजिएगा। हेडिंग क्या बना बेटा? स्फेरिकल मिरर लिखिएगा। मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर हैविंग कर्व्ड लिखोगा, स्फेरिकल कर लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्या कहा बेटा? आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर।
It is are of two types. It is are of two types. It is are of two types. पहला कर लीजिएगा एक कॉन्वेक्स, दूसरा कर लीजिए कॉनकेव। अब यहीं पे थोड़ा पॉइंट समझा देते बेटा, कहानी इधर समझे, कॉन्वेक्स कॉनकेव सब जानते ही हैं। ठीक, तो देखो इसका जो सेंटर होगा वो कहीं राइट साइड में होगा, और मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ हाफ के बराबर होता है। मिरर का जैसे सेंटर इधर हुआ, इसको यहाँ से पोल से सेंटर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ऐसे यहाँ वाला सेंटर मान लो यहाँ पे है, तो ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। और मिरर का जो भी कंडीशन बनता है, मिरर का जो फोकल लेंथ होता है बेटा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन रेडियस का कितना होगा, आधे के बराबर होता है। ये ऑलवेज, ठीक, ऑलवेज जो होता है फार्मूला जो बनता है मिरर के लिए, एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ की जो वैल्यू होती है वो आर बाई टू के बराबर होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ आपको क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आर बाई टू के क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा। एफ की वैल्यू जो आपकी होती है वो कितने के बराबर हो जाएगी, आर बाई टू के आपका इक्वल हो जाता है। ठीक, अब कंडीशन यहाँ पे पोल से राइट साइड में आपका सेंटर है, तो फोकस भी राइट में है, तो यहाँ जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस आर बाई टू कहलाएगा। यहाँ फोकल लेंथ जो होगा एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आर बाई टू। क्योंकि इधर वाला लेफ्ट में है तो साइन हम लोग फोकल लेंथ की निगेटिव लेंगे, इधर वाला राइट में है तो साइन क्या लेंगे, आप पॉजिटिव ले लेंगे। तो अगर पोल से राइट साइड की डिस्टेंसेस जो होती है, इसी में हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं, पोल से राइट की जितने डिस्टेंसेस होंगे बेटा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस को निगेटिव, ऊपर अपर डिस्टेंसेस पॉजिटिव, बिलो डिस्टेंसेस निगेटिव लेंगे। वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कुछ भी आप लेंगे सबके लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक, पोल से राइट की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट वाले निगेटिव, अपर वाले पॉजिटिव, बिलो वाले निगेटिव होंगे। तो इसी को हम लोग साइन कन्वेंशन कह लेते हैं। मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ हाफ के बराबर होगा, लेकिन जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो वहां पे बदल जाता है बेटा, क्योंकि वहां पे दो रेडियाई हो सकते हैं या सिंगल हो सकता है। मटेरियल का मैं क्या रिफ्रैक्टिव वहां पे क्या करेगा, कंसीडर किया जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई हमारे किसके, स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसे बना लीजिए, बहुत कहानी लिखने कोई मतलब नहीं है, इतना समझ गए ना। हमेशा जो इंसिडेंट रे होता है वो लेफ्ट साइड से हम लोग आते हैं बेटा। जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो जो इंसिडेंट रे आपका होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, लेफ्ट साइड से आपका उस पर इंसिडेंट कराया जाता है। अब ये बताओ, इमेज फॉर्मेशन आपको बताने की जरूरत है या मालूम है, क्योंकि इसका यूज है यहाँ पे। ठीक, यूज है। अगर इमेज फॉर्मेशन आपको आता हो तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो बता दें, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे मिरर और लेंसेज को, और उसकी बेस पर आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी आता है। तो अब पोल हो गया तो समझ गया ना, ये पोल हो गया, इसे प्रिंसिपल एक्सेस कह लेते हैं। क्या बोलेंगे इसे, प्रिंसिपल एक्सेस कह लेंगे। मुख्य अक्ष इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सेस और मुख्य अक्ष कह लेते हैं। ठीक, हो जाएगी। नेक्स्ट करिएगा। तो जब आप इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो नीचे लिखिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाई टाइम है बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। ऐसे कुछ रूल्स सुन लीजिए, क्योंकि अब बताने का टाइम नहीं है। ठीक, और सेकेंड पीरियड बायो है संतोष सर का। अच्छा, तो उसमें जो है
पॉइंट सुन लीजिए। देखो कोई भी रे बेटा जो भी अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से पास होगी या तो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मिरर। ठीक, आइदर पासिंग थ्रू फोकस और अपीयर टू बी क्या कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक, तो ये कंडीशन होता है। दूसरा, अगर कोई भी रे पोल पे आके इंसिडेंट होते किसी एंगल पे, तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। पोल पे आ रही जिस एंगल पे आएगी उस एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तीसरा, अगर कोई भी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां से पास आउट होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाले रे विदाउट डेविएट हुए फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, और जब हम लोग लेंस लेंगे तो सीधा सीधा पास आउट हो जाएंगे। ठीक, तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर करेंगे। और आपके पास इस वाले बुक में इमेज फॉर्मेशन सारा हो सकता ना दिया हो। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के बेस पे ठीक है आपको लेंस और मिरर दोनों के वहां पे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा पुरानी चीजें, तो कल बताते हैं फिर। ठीक, हो जाएगा।